हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता वो तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन मैं जो तेरा ना हुआ। अप्पा जी, भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले के लिए यहाँ इस हफ्ते से शुरुआत करते हैं। पाजी अब तो धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया। पाजी अनसेटल क्या था? अनसेटल कुछ नहीं था, लेकिन हाँ पाजी अब चुनाव का बुखार उतर गया है और अब धीरे धीरे आपके भी पैर और आपकी भी थकान पाजी मैं समझ सकता हूँ कुछ तो उतर ही गई होगी। बहरहाल बातचीत करने के लिए एक बार हम फिर कैनॉट प्लेस में मौजूद रहेंगे। हाँ, ये बात सच है कि कैनॉट प्लेस के अलावा भी पाजी हाँ नोएडा के उस जगह भी मौजूद रहना चाहिए, कुछ समय वहां भी रहना चाहिए और उसके बाद फिर आगे सफर की बात होगी। पाजी खबर बहुत सारी है। खबर ये भी है कि बहुत जगह पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। जाना चाहिए पाजी, जरूर जाना चाहिए, निकलना चाहिए और वो बात जरूर दिखानी चाहिए जो आपके हिस्से की है, यानी हमारे हिस्से की, और वहां जरूर ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ जरूर आते हैं, अपनी बात कहने के लिए बड़े दूर दूर से भी आ जाते हैं और अपनी बात को सोचते हैं यहाँ रखने से उनको कुछ तसल्ली जरूर मिलती है। पाजी बस आपका ये विश्वास है और कुछ नहीं। अगर आप बात कहीं भी कहें, कैसे भी कहें, वो बहुत जोरदारी ढंग से कही जाती है या रखी जाती है, उसका असर जरूर होता है। मैं एक बार सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आए हैं जो आज अपनी बात कहना चाहते हैं। जी मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। एक नौजवान पीछे खड़ा है, मुझे पहली बार दिख रहा है। जी नाम क्या है? नाम है जयदीप सिंह, जोधपुर से। जोधपुर से आए हैं जी? आगे आइए आइए। जोधपुर से आए हैं और अभी जैसा कि अभी मोदी जी ने थोड़े दिन पहले भाषण दिया था कि अब इस सत्र में गरीबी को और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको आगे रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा। तो उसके लिए मोदी जी जो है वो ठोस कदम उठाने के लिए माने जाते हैं। आपने क्या किया? मुझे एक ठोस कदम ये हो सकता है कि जो आरक्षण व्यवस्था है जाति के हिसाब से, उसको अर्थव्यवस्था के हिसाब से कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है भारत के। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो गरीब है और दूसरा गरीब से लड़ने वाला है ना। तो बस ठीक है, मैं आपकी बात समझ ली। बहुत सारी बात आपने कही, लेकिन आप क्या करते हैं ये मुझे बताइए। मैं अभी सेकंड ईयर कर रहा हूँ, BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं। जोधपुर में रहते हैं, रहने वाले जोधपुर के हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। करिए और उसके बाद बनने के बाद कुछ देश के लिए करिए। बिल्कुल जरूर करिए, ये उम्मीद रखिए, तभी चीजें बदलेंगी, वैसे नहीं बदलेंगी। स्किल इंडिया पर ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को स्किल इंडिया जो उनका है हाँ, उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। जितने भी बेरोजगार युवक है उससे अगर जो जिनमें हुनर है, जो उद्देश्य है मोदी जी का कि बेरोजगार युवक को रोजगार देना है, तो जितने भी कुशल युवक है जो प्रशिक्षित है, ये जिसमें कुशल है, कुशलता है जिसमें, उसको जो स्किल इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हो गया साहब आपका? संजय कुमार भगत, झारखंड पाकुड़ से। झारखंड पाकुड़ से हैं आप? अरे बाप रे बाप, एडवोकेट है? अरे बाप रे बाप, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जनाब। मैं दिल्ली से हूँ। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है दिल्ली में और अन्य राज्यों में भी। तो मोदी जी को चाहिए कि भाई रोजगार दें लोगों को, रोजगार दें मोदी जी। हाँ जी, इन्होंने प्रचंड बहुमत दे दिया, मोदी जी रोजगार दे। आप मेरी तरफ ना देखिए नवीन जी, मेरी तरफ आप देख के मुस्कुराते रहते। वकील साहब बोलना चाहते हैं। ऐसा है ना कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकता। ये पूरे वर्ल्ड में जो है ऐसा है। लेकिन जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए मोदी जी जो है लोन का व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे जो दुकान करना चाहते हैं। सवाल यह है कि मोदी जी तो करें, हम भी कुछ करें, है ना। हाँ, मोदी जी तो करें, हम भी कुछ करें। हाँ, आ गए आप? बहुत अच्छा किया, आप आ गए। कहाँ से आप?
सर मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी। और मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हाँ जी। जब मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी जी, देश की जनता को, शुभकामनाएं मोदी जी को दीजिए। देश की जनता की तरफ से पूरी तरह शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक चीज और कहना चाहूंगा नवीन सर से कि सर जैसे हमने 7 सीटें इस बार मोदी जी के लिए हम पूरी जी तोड़ मेहनत करी है दिल्ली। हाँ दिल्ली में। अब हम चाहते हैं दिल्ली में जो 8 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं इसमें भी पूरे बहुमत से ही बीजेपी सरकार बने। हमारी दिल से इच्छा है, हमारी दिल से आशा है कि केजरीवाल के बनाए हुए जो उन्होंने बनाए थे जिस तरह से बिजली पानी का आंकड़ा लेके वो जो कोशिश करते हैं कि अब की बार मिले, लेकिन इस बार इन 5 सालों में ठीक है 2-4 उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी वालों ने, लेकिन उन्होंने सर बहुत सारी खिंचाई। और क्या उन्होंने शुरू कर दिया ये सर बीजेपी की हमेशा टांग खिंचाई करी मोदी जी। अरे ठीक है, अब छोड़ो यार, अब आगे बढ़ो, कुछ बात आगे करी जाए। हाँ जी, कहाँ इशारा कर रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी। देखिए कोई छल किया, ये छेद किए, अब जीते हुए संसद महोदय सबको सहयोग करें, इससे बड़ी जनता क्या उपलब्धि लेगी? सहयोग तो करना ही पड़ेगा। और अब तो जनता का जो वर्डिक्ट है, जो जनादेश है, उसमें यही है कि सहयोग करिए, वरना और राजनीति गई पुरानी वाली। अब ये नहीं चलेगा, बाइकआउट करके काम नहीं चलेगा। जी जी नमस्कार, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। जी साहब। और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी इस बार बहुत अच्छा काम करें, कम से कम। पिछली बार काम अच्छा नहीं किया क्या? हर काम ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुँचा है। और अच्छा नहीं पहुँचा? जी जी। और कुछ सुनिए, लोग हैं बोल रहे हैं। मैं कला जगत का हूँ। अरे वाह, मैं क्या काम करते हैं साहब? मैं ड्रामास करता हूँ। इस बार सरकार ने इंडिविजुअल ग्रांट्स तक बंद कर दी है ड्रामा के लिए। हाँ। तो मैं चाहता हूँ फिर से जारी की जाए, क्योंकि कलाकार इंडिविजुअल ग्रांट्स जो है, जी इंडिविजुअल ग्रांट्स बंद कर दी है। वो तो आपकी HRD मिनिस्ट्री से। जी HRD मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्ट्री से कल्चरल मिनिस्ट्री होती है। तो अब ये फिर से चालू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रामा के क्षेत्र के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि वो जो ड्रामा के क्षेत्र में जो स्कॉलरशिप थी वो बंद हुई हैं, ग्रांट्स बंद हुई हैं, तो वो शुरू की जाए। जी बाबूजी। सर मैं नमस्कार, मैं लखनऊ से हूँ, मनीष श्रीवास्तव। मेरा एक निवेदन है सरकार से कि जो है आज की डेट में शिक्षा के अभियान में बच्चों को ड्रेस मिलता है, किताबें मिलती है, लेकिन कॉपियाँ नहीं मिलती हैं। तो हमारा निवेदन है कि उन बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है कॉपियाँ भी दिया जाए, जिससे कि जो है वो पढ़ लिख सके। अभी बिल्कुल पढ़ लिखे थे। और हमारी संस्था के द्वारा लखनऊ में और दिल्ली में हम लोगों ने 2000 बच्चों को कॉपियां बांटी हैं। एक बच्चों को हिंदी इंग्लिश। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए। और जो आपने बांटी है कॉपियां, और बांटिए, किताबें बांटिए, और जो लोगों के पास हैं उनसे लेके औरों को बात बांटिए, तभी बनेगा, कुछ बनेगा काम। सर राजस्थान बीकानेर से हूँ मैं। बीकानेर से? जी साहब, कैसा रहा राजस्थान में? बड़ा जबरदस्त रहा मामला। सर फुल सपोर्ट मोदी जी को। नाराजगी वसुंधरा से। अच्छा, अरे अब छोड़ो, पुरानी बात गई। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बोले जातिगत आरक्षण के साथ में लेके सबका साथ सबका विकास कैसे पॉसिबल है? जातिगत आरक्षण लेकर? हाँ। अच्छा, सबका आपका कहना मतलब ये है कि आरक्षण जो है यस वो उस पर सबके लिए समान हो सर। अच्छा, समान हो, आरक्षण वाली। कहाँ से आए बाबूजी परिवार लेके? कानपुर से आया है। कानपुर से? कहाँ, यहाँ दिल्ली में कैसे? दिल्ली में घूमने आए थे, जम्मू गए थे जी। जम्मू गए थे? जी जी। वैष्णो देवी गए थे जी। सब परिवार पूरा हो गया? जी जी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी। तो मोदी जी से निवेदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भाई, जब आए कटरा से घूम के आए तो मोदी जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मोदी जी से निवेदन है कि गरीबी या शिक्षा जो हमारी गांव-गांव तक, दूर दूर तक फैली हुई है, इसको ये दूर करे। जो इनका अभी प्रयास है 5 सालों का, इसको निरंतर आगे बढ़ाए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता जी। अब कहाँ से? चंद्रपुर महाराष्ट्र से। चंद्रपुर महाराष्ट्र से। वाह साहब, क्या बात है। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ चंद्रपुर एक ऐसा शहर था जहाँ पे कांग्रेस की एक सीट आई है। हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, बट वहाँ कांग्रेस आई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप क्रिएटिव करते हो उसके लिए मोदी सरकार कहीं पीछे नहीं है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो चल रहा है उनका, आप जितना क्रिएटिव करोगे, जो मैं कर रहा हूँ, जो कोई और कर रहा है, उससे हटके अगर कोई चीज आप करते हो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। और वही उसी का डंका आज बजेगा। उसी का डंका बजेगा जो थोड़ा सा हट कर करेगा, थोड़ा हट के सोचेगा। जी, तमाम सारे लोग मौजूद, मेहमानों से तारुफ करा देंगे। सारे लोग आ गए। आ गया भाई, आ गया। उतनी और थोड़ा ऊपर पेड़ पे बैठ जाओ जाके। टोपी एक दो पहन लियो, अब तो उतार दो। नहीं, पहने रहो, हमें क्या मतलब है? इसने तो इकट्ठा करके 353 लाया है। इसी ने करके 353 है। ये सब मालिक है, सब मालिक है, यही है ये सीट का मालिक सब। और मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बार बार मोदी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बिहार मधेपुरा जिला से हैं। अच्छा, अरे गजब। मैं बिहार का आदमी तो सिर्फ यही नहीं देखता, उसके आगे भी देखता है, वो बहुत जबरदस्त देखता है। तो आज हम बात करेंगे अभी। बाबूजी आप कहाँ से? एक मिनट में आ रहा हूँ। मैं तो वैसे तो गोरखपुर से हूँ मैं। जी बाबूजी। लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली में ही हूँ। और मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल से रिटायर्ड हूँ। जी। और
मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई जो है, जितना लीव इनकेसमेंट वगैरह, ग्रेजुएटी और सब कुछ था जी, एक बिल्डर के द्वारा हमारा 31 लाख रुपए ठग लिया गया है। और तमाम न्यायालय से लेकर के और मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र में हर जगह मैंने अपारों, मतलब आज 5 साल से मैं कितने साल हुए रिटायर हुए आपको? मैं 2013 में रिटायर। घर कहाँ बुक कराया था आपने? ग्रेटर नोएडा में, वेस्ट में। तो आपने कंप्लेन करी है? जी, बहुत जगह करी हुई है सर। ये मैंने बकायदा चेक के द्वारा 31 लाख रुपए की पेमेंट की हुई है। और SBI? जी सर, SBI के थ्रू। जी जी जी, देख लिया, मैंने देख लिया। तो जी बाबू जी, मेरा बिल्डर एकदंत FNG, कोई भी हो बिल्डर, कोई भी हो, मुझे उससे नहीं लेना। मतलब प्रशासन से, मैं मतलब पुलिस विभाग से, कोर्ट से, कहीं से भी, कोर्ट में जो है हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। बाबूजी एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इतनी सख्ती बरती जा रही है? नहीं साहब, जो भी है कोर्ट में जो है वो 5-6 वकील लेके आ जाता है। उसके वकील की जो है जज साहब सुनते हैं, हमारे जज की जब बारी आती है हमारे वकील की, तो जो है वो अगली डेट दे करके और किनारे कर देते हैं। तो 31 लाख रुपए जीवन, आप कौन है? साथियों से बन के साथ हैं। 31 लाख रुपए जीवन की हलफनामा दिया था सर कोर्ट के अंदर कि 1 नवंबर 2018 से काम शुरू करेंगे, और कोर्ट ने उनको उसी के बेस पे बेल भी दी थी, लेकिन उसके बाद ना काम किया ना कुछ किया, और बिल्डर अंडरग्राउंड है, उसका कोई पता नहीं है। हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अभी केस NCLT में चला गया, तो NCLT बोलती है कि जो बिल्डर है उसकी संपत्ति को सब नीलाम कर दो, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं उस केस के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कई चीजें हैं, कई इसमें क्लॉज हैं। लेकिन मैं बाबूजी आप पूरी सहानुभूति रखता हूं कि जीवन भर की कमाई आपने फ्लैट में लगा दी और बिल्डर ने उसको फ्लैट भी नहीं बनाया। आज मैं बसों में धक्के खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं मतलब इतना परेशान हूं कि जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। मैं बड़ी प्रसन्नता हुई, मोदी जी अपार बहुमत से आए, उसके लिए उनको कोटि धन्यवाद। लेकिन जो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबको न्याय मिले, न्यायालय से भी नहीं न्याय मिलेगी। राजनीति क्षेत्र, कितना समय हो गया आपको कोर्ट में गए? 5 साल। जी सर, देखिए ना, मैं मोदी जी को तमाम उनके ऐप पे 25 बार लिखा, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जो है मतलब मिलने के लिए टाइम मांगता हूँ। निश्चित तौर से इनको मैं कहूंगा नवीन जी से कि नवीन जी कुछ इस पर जरूर करें। आपका धन है, रिटायर्ड होने के बाद आपका सरकारी कर्मचारी 31 लाख रुपए पता चला। प्रतीक जी, हमारे वहाँ पेंशन भी नहीं मिलती दुर्भाग्य से, जो है मतलब मैं लीव इनकेसमेंट, ग्रेजुएटी, PF, जितना पैसा था पूरा 31 लाख रुपया जो है इन्होंने, और हमने FD तोड़ के दिए हैं। मतलब वहाँ भी हमने 10 साल के लिए FD किया था, वहाँ FD में भी हमने लॉस उठाया, और ये पैसा लेके भी फिर जो है। आपसे पूरी सहानुभूति, आप बैठे, मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बातचीत करूंगा। थोड़ा सा इधर दाएं हो तो गेस्ट बैठ सकें थोड़ा सा। बाबूजी जी, बिल्डर ने ठग लिया 31 लाख रुपए, पूरे जीवन भर की कमाई जो उसको दे दी घर के लिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है एक, और मेरा पोता है। जी, मैं समझ सकता हूँ जीवन भर की जो कमाई हो। जी, मेरा एक भाई है, उसके मतलब 3 बच्चे और उसकी वाइफ, 5 जने हैं। उनका टोटल सारा खर्चा हमारे ऊपर है। एक लड़की उसकी है, मेडिकल में उसका इलाज चल रहा है, और मेरे पास बाबूजी मैं समझ सकता हूँ। बाबूजी पानी, बस बैठिए बाबूजी। मैं शब्द नहीं है, मैं कैसे अपनी कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, कोई बात। बस मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठा हूं कि किसी तरह से जो है कोई ऐसा कानून बने कि जिससे इन बिल्डरों के ऊपर अच्छी तरह से लगाम लगे, और हमारे खून। आपका केस ढंग से कहीं भेजा जाएगा? जी, हमारे में से ऐसे लोग हैं जो कैंसर पेशेंट हैं बेचारे, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलाज करा सकें, वो भी यही 28, 30, 31, 32 लाख रुपए दे करके बैठे हुए हैं। हमने तो जो मैं समझ सकता हूँ ये परेशानी जो है, ये जो जीवन की परेशानी इतनी बड़ी है। जिस व्यक्ति ने पूरी सरकारी सेवा करी हो, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला हो उसने उसको मकान के लिए लगा दिया हो, उसके बाद तमाम सारी समस्याएं घर की, परिवार की हो, और अंत में ये पता चले कि वो बिल्डर जो है भाग गया या फ्लैट नहीं दे रहा, तो इनके दर्द को, इनके दुख को समझा जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ सहानुभूति की नहीं है बाबूजी, बात सिर्फ सहानुभूति की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि न्याय जो है जब तक नहीं मिलेगा तब तक समाज में बराबरी और जो हकदारी की बात हो रही थी वो नहीं होगी। मैं आता हूं, मुद्दे पर लौटता हूं। जो लोग आज यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ कराता हूं।
मैं आऊंगा बाबूजी, आपके पास जरूर आऊंगा और आपके केस को बराबर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे के साथ इसको रखा जाएगा। नवीन जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान फलाही साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन श्रीवास्तव साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये था कि जब सवेरे लिस्ट बन रही थी कि किस मुद्दे पे बातचीत की जाए कैनॉट प्लेस में, तो सुबह सुबह जो मुद्दा आया था वो गाय का था। तो मुझसे कहा गया कि बहस इस पर होगी। मैंने कहा इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं गौ भक्त नहीं हूं, मैं बहुत परम गौ भक्त आदमी हूं, इसके उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैंने कहा नहीं, गाय पे बहस नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, बोले तब तक पता चला जनसंख्या का मामला आ गया, बोले जनसंख्या पे बहस कर लिया जाए। मैंने कहा नहीं, जनसंख्या पर भी बहस नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं, जनसंख्या एक समस्या है, मैं जानता हूं, उससे वाकिफ हूं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनसंख्या जो है, मैंने आंकड़े दिखवाए तो स्थिर है, इस समय स्थिरता पर है। 1.1% के हिसाब से जनसंख्या इस मुल्क की बढ़ रही है, लेकिन इधर फिलहाल स्थिर है, ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ा धड़ बढ़ते चली जा रही। तो बोले कि इस पर बहस होगी। मैंने कहा जनसंख्या पर भी बहस नहीं होगी। फिर सवाल उठा कि बहस आखिर हो किस पर, किस मुद्दे पे बहस हो। तुमने कहा बहस इस मुद्दे पे हो कि जनसंख्या के अलावा, गाय के अलावा इस मुल्क में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ये बैठी है, आंखें पोंछ रही हैं, ये हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार हल नहीं करना चाहती या सरकार को मालूम नहीं, सब मालूम है। सरकार बहुत बड़ा तंत्र होता है, सबको मालूम है सर कि समस्याएं हैं। तो सवाल यह है कि समस्याएं कैसे दूर हों। लेकिन मुद्दा यह आया कि जनसंख्या 150 करोड़ होनी चाहिए, रामदेव जी कहते हैं। तीसरे बच्चे को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। वो ये कहते, मैं आता हूं आपके पास, वो ये कहते हैं कि अगर जनसंख्या रोक दी जाए या रुक जाए, जो कि स्थिर है अभी आंकड़ों में, तो बहुत सारी, मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, आप योग्य आदमी हैं बाबूजी। आप, सवाल ये है कि आखिर बहस कहां से शुरू हो, ये इस बात से शुरू हो कि जनसंख्या लगातार एक समस्या बनी हुई है। मैंने कहा इस पर मैं पूरी बहस कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, अगर कोई और दूसरी डिबेट हो तो वहां पहले कर लीजिए, बाद में यहां कर लीजिएगा। मैंने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए फोन किया था। मुद्दा सीधे आइए। हाँ, मैंने उनकी समस्या का परसों 2 दिन बाद वो बात नहीं था। सवाल मैंने कहाँ किया था, सवाल मैंने यहाँ रखा था कि जनसंख्या, वहां पे आया था, यहाँ पे आइए जी। जनसंख्या वाले वैसे विषय पे तो आप जानते हैं प्रतीक भाई, हाँ, कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है जी, और वो कॉमन सिविल कोर्ट और जनसंख्या अधिनियम कानून के तहत बहुत सारे विचाराधीन मसले चल रहे हैं। मुझे लगता है सरकार उस पर निर्णय करेगी, वहां जाएगा। लेकिन आपने एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो बतानी है बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर पहली बार मैंने कनॉट प्लेस की इस डिबेट में पहली बार देखा है कि लगभग हर राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति, जिसके पास गए वो अलग राज्य का व्यक्ति था, और सब राज्य के व्यक्ति ने, जितने भी यहाँ पूरे भारत के, मैं कहता हूँ भारत के आधे बड़े प्रदेशों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस समय अपना जो मत दिया वो विश्वास पर दिया नरेंद्र भाई मोदी को कि अब आएंगे तो 5 वर्ष में जो काम किए थे उसको आगे लेकर के जाएंगे। ये समय वही है कि हमें किसानों की आय को दुगना करना है, और ये समय है कि गरीबों को हमें 22 तक छत देनी है, सब गरीबों के पास मकान हो। ये समय है कि जब राजस्थान का व्यक्ति, जोधपुर का भी खड़ा होकर के बता रहा था कि उसके यहाँ पानी की समस्या है, कि उस समस्या को दूर करने के लिए जब पूरे विश्व में पानी के धरातल में नीचे जा रहा हो, उसको रोकने के लिए हमें छोटे छोटे डैम बना के। ये केवल जुमलों की राजनीति करते रहे हैं। पिछले 5 साल में जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ, सुनो भाई, ना कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। आज ना कोई विरोद नहीं है। अरे बात सुनो, आज भाजपा सत्ता में आ गई है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूं। प्लीज,
आज भाजपा सत्ता में आ गई है तो मुझे बताओ क्या हमें सवाल नहीं करने चाहिए कि 370 कब खत्म होगी, धारा 370? हमें शुद्ध पानी कब मिलेगा, हमें शुद्ध हवा कब मिलेगी? 2017 में 12 लाख लोग मर गए हमारे देश के प्रदूषण से। जो दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ भूमिगत जल समाप्त होने के कगार पर है। भैया पाकिस्तान का पानी कब रोकोगे? क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं है? बिल्कुल विजय, बिल्कुल विजय मैं आपको एक मिनट नवीन बैठो नीचे। देखिए, बहस का सीधा नियम आजकल ये बन गया है कि पहले बीजेपी वाले से पूछा और उसके जवाब के उलट जवाब तो इधर से आ गई, तो वो भी पूछ ले। हम ये चाहते हैं कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि सवाल जरूर पूछें, लेकिन सहयोग इस तरफ हो कि आप बताइए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बताइए अपनी। ये सवाल ऐसा होना चाहिए, तैयारी के साथ। मैं आ रहा हूं। मेरा केवल इतना कहना है, अभी आपने कहा कि हमारी सरकार कब करेगी। अरे अभी तो दूसरी शपथ तक नहीं ली भाई, उससे पहले तुम सवालों का ठीकरे निकाल करके बैठ गए। कितना विरोध, अब विरोध की राजनीति कब छोड़ोगे? देश की जनता ने विरोध की राजनीति करने में आपको शहर से बैठा दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, कितने रोजगार दे दिए? पानी की समस्या कितनी दूर कर दी, कितने नए प्रोजेक्ट लगा दिए? पाकिस्तान का जनमत का आदर करना सीखिए। मैं आ गया मोदी जी। देखिए, जिस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात आप कर रहे हैं ना, हाँ, वो इसलिए मैं आ रहा हूं पहले भाई साहब, ट्रेन है, मुझे मालूम, कहाँ जाना है तुम्हें? अमेठी। कहाँ जाना है? अमेठी। रहने वाले अमेठी को? जी सर। तो वोट डाला था? जी सर, अभी भी निशान है। हाँ है तो यार, तो रुको 2 मिनट रुको। क्या बजे ट्रेन है? 6:30 बजे की रुको। अमेठी अभी रुको, 6:30 बजे रुको जी। हाँ, देखिए, जिस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की आप बात कर रहे हैं वो विपक्ष के पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप देखिए, 17 राज्यों के अंदर कम से कम 17 राज्यों में 50% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े हैं, और बचे हुए जो राज्य हैं उसमें 45 to 56 का आंकड़ा है। आपको मैं बताऊं, उसके बाद भी अगर आप अब भी राजनीति, जुमला, ये जो आपकी घिसी पिटी हुई जो बातें उसको खत्म नहीं करेंगे, जो आप तोड़ने वाली राजनीति कर रहे थे, राजनीति घिसी पिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, देखिए हम किस पे काम करना चाहिए। हमें जो अभी जो साहब जिनका पैसा एक बिल्डर के यहाँ फंसा हुआ है, वो जो दिखा रहे थे उस पे हमें आना पड़ेगा। अरे सुन लीजिए भैया, बात तो सुन लीजिए। आप यकीन करें, पिछले 5 सालों में और जब से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, सबसे बड़ा जो ये मामला है ये उत्तर प्रदेश में है। बिल्डरों का जो सबसे गंदा खेल था पिछले 10 साल में, वो उत्तर प्रदेश में है। उनकी हालत अभी आप देख लीजिए, बड़े से बड़े बिल्डर इस वक्त जेल के सलाखों में हैं। वक्त लगेगा, लेकिन हमें तमाम लोगों को इस बदलाव में आना पड़ेगा। देखिए, अभी यासिर साहब जो कह रहे हैं, इस तरह की शब्दावलियां, आज का मुद्दा था कि चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट, के आने वाले दिनों में किस तरह के अभी भी समझिए, जो 5 साल पहले चैलेंजेस थे ना सरकार के सामने, अगले 5 साल भी वही चैलेंजेस हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन चैलेंजेस, उन समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं निकाल के दिया गया है। आप भी सुनिए, आप समझिए। देखिए, 5 साल पहले रोजगार का मुद्दा पहले भी था, आज भी शिक्षा के ऊपर बात हो रही है कि आज भी हमारी शिक्षा संस्थाएं कैसी हैं, हमारे पास स्वास्थ्य के लिए क्या हालत है। आप दूर छोड़िए, दिल्ली का हॉस्पिटल में चले जाइए और लोग दवाइयों के लिए और डॉक्टर के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स की कमी है, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों की कमी है, हमारे यहाँ सड़कों की कमी है, हमारे यहाँ पे जो गरीब। मैं आपको बता दूं, आपने पूरे हिंदुस्तान में शो किया है। आप बताइए खुद, अपने ईमानदारी से बताइए कि रोडवेज का क्या हाल है। पानी नहीं था, जहाँ गए पीने के लिए पानी नहीं था। आप बात कर रहे हो, आगे पूछिए, ये जहाँ गए बताइए। आप झारखंड गए, आप गए बिहार में, कितनी जगह पे आपको पानी मिला पीने के लिए, लोग तरस रहे, दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिनट भाई साहब प्लीज धक्का नहीं, मैं आ रहा हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजनीति और पत्रकारिता जो हम लोग कर रहे हैं वो भी अब ऐसे नहीं चलेगी, वो भी नहीं चलेगी ऐसे ना। गलत तरीका है ये। पहले बीजेपी वाले से पूछो, फिर कांग्रेस वाले को बात लगा दो, फिर कांग्रेस वाले से पूछो, फिर इधर लगा दो। ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट द वे। अब सवाल ये है कि आपने कहा रुको भाई, ब्रेक भी ऐसे नहीं चलेगा, 40 सेकंड रुको। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि क्या प्यास और पानी समस्या नहीं है? क्या ये ग्लोबल समस्या नहीं है? क्या ये देश में समस्या, पूरे देश में समस्या नहीं है? तो इसकी निपटारा कैसे होगा? कैसे, कब से है? पहले से है। और पिछले 5 और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो यू हैव टू टैकल। लेकिन ये सवाल उठा नहीं सकते, काम हुआ है। मोदी सरकार ने मना के जल पे नियंत्रण का काम कर रही है और अब तो इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़नी चाहिए। इस समय सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, देश के विकास में आगे आना चाहिए। नीतियों का विरोध करना नेगेटिव पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? कि आपकी नीति, आपने नीतियां जितनी बनाई उसके अंदर गरीबों का ख्याल नहीं रखा, आपने पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा, आपने सप्रेस का ख्याल नहीं रखा। देश की जनता को मूर्ख कहेंगे, हर दूसरे व्यक्ति ने मोदी को वोट दिया है, अब उसका सम्मान करना चाहिए। अभी भी नेगेटिव रहेंगे, अब तो कम से वही। हम जनता को सैल्यूट करते हैं, उसके जनादेश को सैल्यूट करते हैं। लेकिन सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए और सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल ये है, लेकिन राजनीति की दिशा तो अब बदलेगी। ऐसी राजनीति नहीं चलेगी कि विरोध करो। एंड देयर हैव टू बी सम डिफरेंस। एक दिक्कत है, ये दिक्कत है सच में। आप तुरंत हल नहीं चाह सकते ना, हल मिल सकता है। 5 साल से मैं आ रहा हूँ सर। हाँ जी। मुझे अभी आपके शो में सबसे पहले दुर्ग साहब ने एक बात करी है। जी, आपका शुभ नाम पूरा साहब भूल गया। दुर्ग विजय चंद जी। दुर्ग विजय चंद जी ने कहा कि नोएडा के अंदर इनके साथ बिल्डर ने एक घोटाला किया, 31 लाख रुपए चला गया। 31 लाख रुपए, और वो भी किसी भी कर्मचारी का, सर्विस क्लास का, जो रिटायरमेंट के बाद जिस डिपार्टमेंट में पेंशन ना हो, उसमें अगर जीवन भर की कमाई चली जाए तो उससे ज्यादा कोई पीड़ा की बात नहीं हो सकती। लेकिन अभी मैंने बात की, हालांकि कोई राजनीतिक क्षेत्र का इसके अंदर कोई विषय नहीं है, डॉक्टर महेश शर्मा जी से आप 2 दिन के बाद किसी भी दिन जाकर के शाम को 7 बजे उनसे मिल लें। जो मदद हो सकती है निश्चित तौर पे मदद करेंगे। हालांकि अदालत में फैसला, लेकिन कानूनी तौर पर पुलिस प्रशासन से आप अगर कहते हैं आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो सुनवाई करने के लिए जो आपने कहा उसकी मदद करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ दुर्ग जी ही इस तरह के हालात के शिकार हैं? लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, कितने लोग इस तरह के हालात के शिकार हैं? ऐसा माहौल क्यों नहीं क्रिएट हो जाता है कि किसी को किसी की मदद की जरूरत ना पड़े? जब कभी कोई पुलिस थाने में जाए उसकी बात सुनी जाए, जब कोई अदालत में जाए तो उसकी बात सुनी जाए। क्यों किसी का हाथ जोड़े, क्यों किसी की गुहार लगाए, क्यों ऐसी हालत में पहुंचे कि रिटायरमेंट के बाद भी मर रहा बेचारा, हाथ जोड़ रहा। आज आप कह रहे हैं कि महेश शर्मा से बोलना चाहते हैं, आप पहले क्यों नहीं देखे? आप यूपी में सरकार बना के रखे हैं 7 साल से। परेशानी तो होगी स्वाभाविक तौर पर, इतने समय से खाते रहे, पीड़ा होती है। मेरा यह कहना है कि बिल्डरों ने देश के गरीबों को लूटा है, मुंह पे पट्टी बांध करके बैठे रहे। रेरा कानून लेकर के आए हम, रेरा कानून हम लेकर के आए। उस रेरा कानून में लोगों के पास जमीन होगी तब वो अपना बिल्डर मकान बना सकता है, लोगों को दे सकता है, जब उसके पास पूरा पैसा होगा। ये कानून मोदी सरकार लेकर के आई। प्लीज कौशिक जी प्लीज। मैं जो शख्स हमारे साथ, दुर्गचंद जी, जैसा उन्होंने कहा, प्रोग्राम देखने के बाद वो कॉल आया उनके पास। मैं चाहता हूं कि आप जाएं एमपी महोदय साहब के पास, बिल्कुल जाएं, और आप जाएं। और आज शायद प्रीति कुछ जोड़ा था जी, और आप, हाँ ठीक है नहीं कौशिक जी, कोई राजनीति नहीं, आप जाएं और हल निकलेगा, ये मुझे मालूम है। सरकार भी सख्त है और कानून भी सख्त है और न्यायालय भी सख्त है। बिल्कुल और हल निकलेगा आपका, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी समस्या हल हो और हल जो हो जाए बहुत अच्छी बात जी। ऑफ कोर्स मैं कौशिक, आई विल गिव यू चांस। प्रीति, देखिए, देश की आधी आबादी हम लोग हैं, चाहे विपक्ष जनादेश को स्वीकार करे चाहे ना करे। बाबूजी मैं आ रहा हूँ।
लेकिन 2014 में बहुत ढेर सारी चुनौतियां प्रधानमंत्री जी के सामने हैं और बहुत विश्वास और प्रेम से उनको दोबारा 2019 में इतना बड़ा जनादेश मिला है। महिला सुरक्षा बिल पास होना जरूरी, वुमेन रिजर्वेशन बिल और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा सवाल है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े फोरम जिसमें देश जो है भारत मेंबर नहीं है, उसमें मेंबर बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे बहुत बड़े। एक सबसे बड़ा मुद्दा है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, क्योंकि मुद्दे तो इतने ढेर सारे, योजनाएं तो भारत सरकार देखिए बहुत ढेर सारे चला रही है। आप पूरे देश में कहीं चले जाइए और अगर ये विपक्ष के लोग माने न माने, क्योंकि एज ए एक्टिविस्ट हम लोग पूरे देश में काम करते हैं और आज अगर घर के बाहर, हर घर के बाहर शौचालय बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट बैठा है वो 2.5 लाख रुपए तब देता है जब 5,000, 10,000, 20,000 उस गरीब आदमी से चूस लेता है, उतना पैसा उससे ले लेता है। 12,000 रुपए शौचालय के तब मिलते हैं चेक को जब गांव का प्रधान 3,000, 4,000 रुपए उस गरीब परिवार से ले लेता है। अगर ये लोग नहीं गए हैं तो गांव-गांव घरों में यही हाल है। तो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। आई अप्रिशिएट यू। और अगर 70 सालों में बार बार हम कांग्रेस को ये बात कहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये लेके नहीं आए, पिछले 5 सालों में भी मोदी सरकार से बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं और अभी भी हमारी उम्मीदें हैं, इसीलिए हमने। क्या कह रहे थे आप? ये घर में 25,000 ब्यूरोक्रेसी हो जाता है। एक घर से एक घर, किसी को एक घर मिलता है ना, तो सब मिल करके जो है 25,000 रुपया जो है लाभुक से लिया जाता है। यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। मुझे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऊंचे स्तर पर मोदी जी जो है भ्रष्टाचार को रोके हैं, लेकिन उनको नीचे स्तर पर भी रोकना जरूरी है। ईमानदार है, लेकिन ब्यूरोक्रेट रिफॉर्म होना बहुत। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म में जी मैं आ रहा हूँ कौशिक जी, पूरा 5 साल है आपके पास जी। जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, घमंड उतना करो। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज रोको उसको। घमंड उतना करो कि न तो दूसरों को उपहास का एहसास हो कि एक दिन घमंड खुद तुम्हारा उपहास करने लगे। जी, क्या नाम हो गया साहब आपका? अविनाश कुमार सोनी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी जी। मैं वांट टू ऐड समथिंग। जाओ। सर 2014 से पहले देश में कोई समस्या नहीं थी, क्या मोदी जी के आने के बाद हुई है? सारा विपक्ष एक साथ हो गया, फिर भी हार गए और इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा। इनको समझ कब आएगा? जब 2024 में बीजेपी 450 का आंकड़ा पार कर जाएगी, जब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने इतने 70 साल क्या किया था। जी ठीक है। मैं आया सर, मैं आ रहा जी। हाँ, अमेठी वाला, अमेठी तुम्हारी ट्रेन है, क्या नाम है तुम्हारा? रजनीश कुमार साहू। रजनीश कुमार है, तो अमेठी जाना है तुम्हें? जी सर। जी। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, जो अभी जेल के बारे में बात हो रही है, जब तक सब मिल के हम पॉलीथीन का कम यूज करना बंद कर देंगे, यूज करना कम कर देंगे, तब जाके प्लीज सर कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जी। जब हम लोग, प्लीज सुनो भाई बात क्या है, सब सोचते हैं मोदी जी जाके हमारी नाली साफ करे तब जाके खुश होंगे लोग, लेकिन ऐसा मत सोचिए। बात ये सोचिए, जब तक हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक हमारे देश और समाज का कोई भी विकास नहीं होगा। हम पॉलीथीन का यूज बंद कर दें, देखिए अपने आप पर्यावरण संतुलन में आ जाएगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, एक बात तो सब सुन रहे हैं हम, बड़े बड़े नेता तो बता रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं, तुम तो अमेठी के आदमी हो यार, ये बताओ हुआ क्या इस बार वहाँ? हमने 15 साल मौका दिया राहुल जी को, उससे पहले उनकी माता जी को दिया था मौका, और मैं 10 साल से वोटर हूँ। वहाँ पे उनके मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर बाईपास जाती है, जो प्रतापगढ़ अमेठी बाईपास है, वहाँ पे अगर गर्मी में जाए बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, बारिश के सीजन में इतने बड़े गड्ढे हैं। तो ये कारण है सर। 15 साल से उन्होंने हमारे गांव में दर्शन करने भी नहीं आए राहुल गांधी जी, जो कि हमारे अमेठी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है रामगंज बाजार। मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐलान है, राजनीति की धुरी राजनीति बदलनी पड़ेगी। 2024 तक राजनीति बदली हुई होगी। यानी अगर आप सोचते हैं कि मैं दिल्ली में सिर्फ बैठा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी के उन सांसदों की भी बात कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है, वो समझते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं यहां बैठा हूं और सारा काम वहां हो जाएगा, तो ये उदाहरण है अमेठी का। अमेठी के हैं, कह रहे हैं कि उनके मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर रोड और वहां पे बाईपास है, वहां पे स्विमिंग कर सकते हैं आप। तो ये उदाहरण है जी सर। एक उदाहरण अगर अमेठी का है तो एक उदाहरण है गुना शिवपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहां से राहुल गांधी के सीधे हाथ श्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बकायदा 1,25,000 वोटों से हारे। हमने हराया, क्या हराया है, क्योंकि महल की राजनीति, सिंधियाओं की राजनीति खत्म। आप पिछले 20 साल से रोडें खुदवाए जा रहे हो सीवर के नाम पे, आपने सीवर लगा दिया, आपने फिर रोडें खुदवा दी पाइप के नाम पे, आपने फिर रोडें खुदवाई किसी और चीज के नाम पे, आपने शिवपुरी में फैक्ट्री नहीं लगने दी क्योंकि वहां पे छतरी है। अरे छतरी का कर रहे हैं हम,
आप 5 रुपए उस पर टैक्स लगा रहे हो, उसमें अंदर क्या चल रहा है आपने कभी आके खुद ने सिंधिया जी ने देखा? सिंधिया जी ने छतरी के नाम पर कम से कम 250 बीघा जमीन, आज की डेट में कितनी कीमत होगी उसकी, अरबों खरबों, उस पर बाउंड्री बनवा दी। बाउंड्री भी ये नहीं नॉर्मल खंडों की इतने मोटे मोटे उस पर कांच लगा के, ताकि कोई ट्रेस पास न कर पाए, लेकिन अंदर उसमें क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। आज का आपका यहाँ का टॉपिक था शायद आई थिंक पॉपुलेशन, नहीं पॉपुलेशन नहीं, यही राजनीति जो बदली हुई राजनीति भी है। अगर आपने शुरू में बोला था कि पॉपुलेशन देश की दिक्कत है, सर दिक्कत पॉपुलेशन की नहीं है, क्योंकि इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि पॉपुलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, पॉपुलेशन की दिक्कत आती है चाइना में, जहां उनके पास थी 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी। आज की डेट में उनके पास नहीं बचे युवा, आज की डेट में उनके पास नहीं बचे बच्चे, आज की डेट में उनके पास नहीं बची लड़कियां शादी करने के लिए। आज की डेट में क्या नाम है तुम्हारा भाई? सर मेरा नाम है हर्ष प्रताप सिंह भदौरिया, आई एम फ्रॉम शिवपुरी मध्य प्रदेश। वो तो समझ गए थे भदौरिया ही होंगे आप। जो इतनी बार आपने हाथ ठोक दिया तो समझ में तो आ गया था भदौरिया ही होंगे आप। लेकिन भाई आपसे बात करके मजा आया मुझे तुम्हारा विश्लेषण, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अगर कहीं है पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में तो ये यही है, और ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी राजू रेसिंग, मैं आ रहा हूँ बेटा। जनसंख्या, पहली बात तो मैं जनसंख्या पे बात कह दूं, जो जनसंख्या की बार बार बात आ रही है। आपको मालूम है कि चाइना आज वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर क्यों बना है? पॉपुलेशन की वजह से। इस देश की 65% आबादी 35 से ऊपर है। और मुझे आज एक बात जो देखने को मिली प्रतीक यहाँ पर, कि अब तक जो हम शो करते थे आपके साथ, मैंने कई बार किया, उसमें केवल और केवल कटाक्ष होता था। लेकिन आज उम्मीद आई है, और उम्मीद के नाम से एक शेर मैं बोल दूं, उम्मीद के नाम से सुनिए इरशाद फरमाइए, उम्मीद के नाम से नजरों में शोखियां, मोहब्बत पे लबों पे मोहब्बत का तराना होगा, मेरी उम्मीद की जद में सारा जमाना होगा। ये आज भाजपा और मोदी जी का नारा है। और उस उम्मीद पे अगर देखिए नियत में खोट होता तो ये 350 का बहुमत नहीं आता। नियत पे कहीं पर खोट नहीं है। इस सरकार ने 60 साल की बिगड़ी हालत को सुधारने की कोशिश करी है। उसके लिए 5 साल काफी नहीं थे, किसी हालत में काफी नहीं थे। इस सरकार को 5 साल और मिलने चाहिए, इसी उम्मीद में सबने वोट दिया है। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, नौकरी मैंने काम नहीं किया, लेकिन 5 साल उम्मीद न करता। ये मैं जवाब देता हूं। एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज 5 साल में जो रनवे पे उसने स्पीड पकड़ी, अब उसके टेक ऑफ करने का टाइम है। ये आपकी बात का जवाब है। यहाँ नौकरियां, किसानों की बात, वो किसान जिसकी हमने यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाया है प्रतीक, उसी किसान ने सबसे ज्यादा वोट दिया है। वो कैसे किसान त्रस्त थे? महिलाओं ने, किसान ने, जो युवा जिसकी ये बात तो सही है, वो युवा जिसकी बेरोजगारी पे, अरे सुन लीजिए, वो युवा जिसकी बेरोजगारी पे बार बार सवाल उठता था, सबसे ज्यादा वोट उन युवाओं ने दिए हैं। क्या वो बेरोजगार नहीं थे? क्या 9 करोड़ नया मतदाता है, उसने वोट दिया। और देखिए हम लोग कहीं ना कहीं जब हम लोग बात कर रहे थे कि मोदी जी जो जादूगर हैं, उन्होंने जब एक महोबा की रैली में 4 साल पहले, सुन लीजिए, 4 साल पहले जब मुस्लिम औरतों को लेके ट्रिपल तलाक की बात कही थी, तो लोगों को हमारा मजाक, इन जैसे जो प्रवक्ता है मजाक उड़ाते थे और लोगों के बीच में ये कहते थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था। देखिए जो मेल है ना, वो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड होता है, लेकिन जो फीमेल होती है ना, जो घर की महिलाएं, वो वेलफेयर के बारे में सोचती है। और 126 योजनाएं जो है 50% से ज्यादा मोदी जी की वेलफेयर से रिलेटेड है। एक गैर राजनीतिक बात कर दूं, इन्होंने चिल्ला के जो सरकार की ऐसी तैसी करी है, वो फेल हो गई। इनको चाहिए, आपने ठीक कहा, अब राजनीति नहीं चलेगी, इनको चाहिए थोड़ी अपनी अप्रोच बदलें। या खाली चिल्ला के मोदी जी को गालियां देने से दाल गलने वाली नहीं जी, मुझे कुछ कहना है। जरूर। पहले मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, थोड़ी देर से, मैं बहुत देर से देख रहा था आपको। नहीं, मैं 4 दफा पहले भी आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ आपको, अरे मैं पहचानता हूँ आपको। अरे माफी मांगनी चाहिए। एक ये गवर्नमेंट 6-6 हजार रुपए जो साल के दे रही है। हाँ, बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने गांव देहात को छोड़ के शहर में आके बस गए हैं, उनके पास में कोई सबूत नहीं है, तो उनका क्या किया जाए? देखिए, सरकार 6-6 हजार रुपए दे रही है, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन बहुत सारे किसान, ये बात सच है कि वो मजदूरी करने यहाँ आ गए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। देखिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देश की जनता ने जो विश्वास जताया, इसलिए जताया क्योंकि 5 वर्ष में मोदी सरकार ने सवाल पूछा है, उस समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, नौजवान हो। सवाल पूछा है। हाँ, उसके लिए भी देंगे। दूसरा,
मैं ये कहता हूं जिस प्रकार से हम इस विश्वास के साथ कहते हैं जो अभी हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे, इस बार 300 पार, अगली बार 400 पार करके जाएंगे। जवाब दे दूं आपको चाहिए, मैं हल बता देता हूं उनकी समस्या का। सुनिए, ऐसे किसानों की आप लिस्ट बनाइए जो कि गांव में नहीं रहते हैं, जो गांव में, एक बार सुन लो यार, आपको हल बता रहा हूं, सुन तो लो नवीन, अरे नवीन सुन तो लो, सोल्यूशन बता रहा हूं। आप ऐसे किसानों की लिस्ट बनाइए जो कि गांव से शहर में आ गए हैं और जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए आप अलग से ट्रांसफर कराइए, क्योंकि वो किसान गांव में अब नहीं रहते हैं। भाई कई राज्यों में किसानों को अभी तक 2000 रुपए यानी कि जो 6000 रुपए मिल रहा है उसका एक भी किस्त नहीं मिली है, और वो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या फिर उनके समर्थित सरकारें हैं। उन सरकारों को आदर्श सरकार बनना चाहिए। किसान देखिए, ये इनकी बात को मैं सही मानता हूं, लेकिन क्या सारा काम मोदी जी पे छोड़ देंगे? कुछ आप लोग भी छोड़ दीजिए। अगर जो मजबूत है, जो सक्षम है, आगे आके कहे कि हमें जरूरत नहीं, हम भी किसानी करते हैं, ज्यादा दूर नहीं, गुड़गांव में। हमने कभी क्लेम करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि कब कैसे भारत को बनाएंगे। मैं आपके सवाल को यहाँ पे रखता हूँ, जरूर कोई ना कोई सरकारी आदमी महकमा सुन रहा होगा। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे पैसे मिलने चालू हो गए, लोगों के अकाउंट के अंदर किसानों के पैसे 6,000 रुपए। हाँ बिल्कुल आते। लेकिन वो सवाल जो किसान शहर में आ गए, पलायन कर गए, उनके अकाउंट में 6,000 पहुंचे या नहीं पहुंचे? जी साहब। नमस्कार सर, मैं सहारनपुर से हूँ सर। हाँ जी। हरिराम शर्मा जी। हरिराम जी। जी सर, इसे सरकार में सर पब्लिक काफी खुश है सर, और रोडों का काफी अच्छा है। भागपत में सहारनपुर में काम हुआ है सड़कों का, रोड का बहुत अच्छा काम हुआ है सर। सबसे पहली बात आई थी, वो आई थी दुर्गचंद जी की, जिन्होंने कहा था कि मेरा फ्लैट 31 लाख रुपए उन्होंने दिए, पूरी जिंदगी भर की कमाई, रिटायर हुए, उसके बाद फ्लैट नहीं मिला, और अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई आशा नहीं। लिहाजा आज वो यहाँ आए थे, बातचीत किया, तमाम सारे ऑप्शंस खुले हैं, इन ब्रेक में पता चला है कोई रास्ता निकलेगा, जरूर रास्ता निकलेगा, बातचीत से रास्ता निकलेगा। और आप सब ठीक है? आपका वो अनाथालय सही चल रहा है? वृद्धाश्रम, सॉरी। हाँ, मैं एक कहना चाहूंगा कि साईं वृद्धाश्रम निहाल बिहार में आपको आज 4 दिन हो गया, एक औलाद, एक बच्चा अपने माँ को 80 साल के बुजुर्ग को किसी के घर के सामने बैठा के चला गया, और ये बुजुर्ग का शकल भी अब मैं दिखा सकता हूँ आपको, और आपको जो है सो ये बोल नहीं पाती है, दांत टूट गया है, कोई छोड़ गया। हाँ, कोई 80 वर्ष की है। 80 वर्ष का, और पश्चिम बिहार के पास मियाँ वाली थाना में आपके आश्रम में आ गई है? आश्रम में आ गई है। मैं आपके माध्यम से कल ले आऊंगा, और 80 साल के कैसे लाएंगे उनको यहाँ पे? वही समस्या है कि ले आएंगे। नहीं, लाने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं, लाने की जरूरत नहीं, फोटो ले आइएगा उनकी, फोटो ले आइएगा, और जरूर पिछली बार भी तो कोई मिला था। हाँ, पिछली बार मिलेगा, ये भी मिलेंगे, जरूर। हाँ बेटा, कहाँ से? सर मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में आनंद शहर से हूँ। हेमंत नाम है मेरा जी। मेरा सरकार के मित्र से 2 सवाल है। हाँ। उस पर स्पष्ट उसमें मुझे जवाब चाहिए, ठीक है? हाँ। मिडिल क्लास फैमिलीज के नाम पे आप उद्योग, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनसे मिनिमम बैलेंस के नाम पे आप मिडिल क्लास फैमिलीज के जेब काट रहे हो। क्या 2500 रुपये अगर अकाउंट में मैं नहीं रखूंगा तो मेरे पैसे निकाल लोगे? उद्योगपति से सिक्योरिटी बेसिस पे आप पैसा क्यों नहीं काटते हो? एक बात। दूसरा सवाल, अगर जब बीपीएल होल्डर्स को जब पहले कांग्रेस की सरकार में 26% बीपीएल होल्डर्स थे, उसमें केरोसिन उनको 15 लीटर दिया जाता था, आज वो केरोसिन कहाँ जा रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल से जब पेट्रोल और डीजल आप बाजार में बेच रहे हो तो केरोसिन भी निकलता है, वो बचा केरोसिन आगे किस उद्योगपतियों के पास या पेट्रोल पंप के पास जा रहा है? इसका जवाब दीजिए आप। क्या पेट्रोल पंप में उसका केरोसिन का मिक्सिंग नहीं हो रहा? ये जवाब दीजिए, पहले स्पष्ट जवाब दीजिए। गुजरात से हैं, क्या नाम बताया आपने? हेमंत आचार्य। हेमंत आचार्य, उन्होंने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं। ऑफकोर्स मुझे मालूम है कि आपके पास जवाब ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सवाल अगर यहाँ पे सवाल नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन, अगर सवाल पूछ दिया गया है भैया जी कहीं में, तो यकीन मानिए सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए लोग ही नहीं सुनते हैं, इसको तमाम वो सारे लोग भी देखते हैं, और देखने के बाद वो सोचते हैं यू विल गेट आंसर, यू विल गेट, ऑफ कोर्स यू विल गेट आंसर। जी जी, आप टू क्लैरिफाई। मेरा केवल इतना कहना है, आपने कहा हमने तो बीपीएल कार्ड जो धारा के नीचे है उनको भी 1.5 करोड़ लोगों को बीपीएल की रेखा से ऊपर निकालने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी जो सवाल किया था उसके विषय में इतना कह सकता हूं मैं, सुन लीजिए भैया, कि हमने देश के अंदर केरोसिन जहां जहां राज्यों में जाता है वो राज्य सरकारों के थ्रू बढ़ता है, गरीबों को बढ़ता है, और उसमें केंद्र सरकार का कोई सीधा रोल नहीं है।
आज देश में हमने पेट्रोल डीजल जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर में खुला है उसके अंदर से सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पेट्रोल डीजल की जो बात कर रहे हैं, किसी भी पेट्रोल डीजल पंप पर कोई मिलावट अगर करता है वो बड़े कड़े कानून है। जवाब दे देता हूँ, प्रोसीजरल जवाब दे देता हूँ, मैं राजनीति से नहीं आता। देखिए, जो आपने चार्जेस कटने की बात करी, जो अमीर लोगों के अकाउंट्स हैं उसमें बहुत मोटा मोटा अमाउंट कटता है, ये बात और है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात आपने केरोसिन की करी। केरोसिन एक पोल्यूटिंग फ्यूल है, आपको शायद पता होगा, अगर सड़क पे टेम्पो भी केरोसिन से चल रहा हो धुआं बहुत छोड़ता है। सरकार की मंशा ये है, नवीन जी को बता देता हूं, कि केरोसिन का उत्पादन कम से कम किया जाए। उसी की वजह से उज्ज्वला योजना का प्रचार किया गया। यही एक कारण था कि गैस इस्तेमाल की जाए और केरोसिन का इस्तेमाल कट किया जाए। अगर आप भी केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी आपसे सलाह है कि आप केरोसिन का इस्तेमाल मत करें, वो पोल्यूशन करेगा, उसका काला धुआं निकलता है जो कि आपके फेफड़ों को खराब कर सकता है। जी जी, कहां से आप? झारखंड बोकारो से। हाँ जी, मेरा सवाल सर है बीजेपी से। आज तक बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, वहाँ आज भी वैकेंसियां नहीं हो रही हैं, रोड की हालतें खराब है। वहाँ के पशुपतिनाथ एमपी हैं, उनके पास जाने से कहते हैं ये केंद्र का मामला है। उसके बाद विधायक के पास जाते हैं, रिक्तियां हैं, रोजगार जो है बोकारो स्टील प्लांट से क्यों नहीं सृजित हो रही है? जी, मैं आ रहा मैं राजस्थान से। हाँ जी सर, मैं टीचर हूँ और मैं ये कहना कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, बस्ती शहर का हूँ मैं जी, ठीक है ना। अभी जैसे सूरत में जो भी घटना हुई है उसके लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इतनी सुसाइडल केसेस हो रहे हैं आपके कोटा में, उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है उससे क्या मिल रहा है ना, अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलना चाहिए, बच्चे के इनोवेटिव है ना माइंड स्किल नहीं डेवलप हो रहे हैं, लोग रट रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस पे एक डीप थिंकिंग होनी चाहिए सरकार। मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुतमईन हूँ और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल कहा कि आखिर सिर्फ रटने से। जल्दी मेरा सवाल ये है कि जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे 2 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि 2 साल में गवर्नमेंट 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, थोड़ी सी यदि मतलब आसान काम कर दे। काम क्या करना है, तो सिर्फ जो हमारे यहाँ स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको लोन नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए सिंपल सी बात है, आप जीएसटी नंबर लो और वहीं से 2 लाख से 5 लाख तक की लोन जीएसटी में कुछ रिफॉर्म की भी बात है। जी, ऑफ कोर्स, गुड आइडिया। बच्चे जो देश का भविष्य है उसके लिए हम सिखाते हैं, मैं टीचर हूँ, हम सिखाते हैं कि एजुकेशन में कोई जात पात नहीं है, लेकिन जब वो एजुकेशन के लिए बढ़ते हैं तो ऊपर जाके उनको आरक्षण मिलता है। यदि वो नीट के एग्जाम दे रहे, जेई के एग्जाम दे रहे तो उन्हें आरक्षण है। ये क्या है, हम क्या सिखा रहे हैं? रिजर्वेशन पॉलिसी। जी जी, ये पार्टी है, जितने भी पार्टी है देश में, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। 70 साल कांग्रेस को राज करते हुए हो गया, ना तो हमारे यहाँ बिजली ना रोड। आज 5 साल हुए हैं मोदी जी को, रोड बन गई, पानी आ गया, बिजली 22 घंटे में 24 घंटे में 22 घंटे बिजली है। और इन लोगों जो बात करते हैं ना, जितने भी मैं पैनल पे देखता हूँ, टीवी पे बहुत टीवी देखता हूँ, न्यूज ही देखने का शौक रखता हूँ मैं। एक जितने भी पॉलिटिक्स में है इन लोगों को भी एक सलाह देता हूँ जी, ये तो तू मैं करके जो पब्लिक को नहीं सुनने देते डिबेट, उस पे जरा लगाम लगाए। एक बात और बताएं आपको, क्या नाम हो गया आपका? विपिन, अगर राजनीति उधर राजनीति बदल रही है तो इधर पत्रकारिता भी बदल जाएगी। बिल्कुल, ये जो तू में चलती ना, ये डब्बों में बंद होके नहीं, ऐसे ये लोग बोलते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर लगता है जैसे ये मर्डर कर देंगे। अरे क्या नहीं कर देंगे ये लोग। जी 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 जी, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ और आपके प्रोग्राम को, और आपका प्रोग्राम मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। मुझे बड़ा फक्र है कि आपका प्रोग्राम बहुत शानदार होता है। बस मेरा एक ही बात कहना है कि जितनी भी देश में सामाजिक और राष्ट्रीय संस्थाएं, उनको आगे आना चाहिए और देश के पब्लिक के लिए, जनता के लिए कार्य करने चाहिए, जिससे कि सारी जनता और जो विशेषकर युवा लोग हैं जो रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिलना चाहिए और देश में खुशहाली का माहौल आपका नाम? मेरा नाम एस के जैन है। जैन साहब, बिल्कुल सही बात की। अब वैसे तो नहीं चलेगा जैसा पहले चल रहा था, चेंज तो चाहिए, परिवर्तन चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो पार्टियां सत्ता में आ गई हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं आई हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और मैं चाहता हूं कि वो ऐसे ही कार्य करती रहें। ये वो लोग हैं जो कम आते हैं। जी हाँ जी, पहली बार आई आपके प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मैं रूना हांडा हूँ। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी से कांग्रेस चेंज कर लीजिए, आप अब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अमेठी से जीती है स्मृति ईरानी, और मैंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, जो मैंने प्रण लिया था स्मृति ईरानी जीतेंगी तो चढ़ाऊंगी। क्या नाम है आपका? रूना हांडा। रूना,
कल मेरा शो होगा, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा। बिल्कुल आऊंगी। आप कल 5:30 यहाँ पे आ रही हैं, है बिल्कुल ना? आऊंगी वाह, मैं। क्या बात है। और आपका जो मतलब कन्विक्शन है कि मैंने हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा। एक बात बता दूं, मेरे नाना की पैदाइश वडनगर की कर्म भूमि बनारस है। मेरे क्या बात है। लिए मेरे महरूम नाना है, मेरे लिए मोदी जी। अरे बाप रे बाप रे, जय हो जय हो जय हो जय हो जी। हेलो, मैं नागपुर से आया हूँ और मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ आपसे मिलने, खासकर प्रतीक सर। आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप वाकई में मेहनत करते हो। बाकी जो 7-9 बजे जो चैनल में आते हो उतने ना ये सब नहीं, ये ना आज क्या गवर्नमेंट जॉब एक क्वेश्चन है आने वाले 5 साल में? क्या ये गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है? क्या गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी खुलेंगी? क्या 22 लाख सर हमारे कंट्री में एक PhD मैं आज आपसे माफी, कल आ एक देश में एक कानून का नियम है, तो जब यहाँ पर कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था खत्म की जा रही तो नेताओं को पेंशन क्यों दी जा रही? प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ लोग। हाँ, मैं मुझे मालूम बाबू, पर आज लेट हो गया। आज नहीं, आज अभी बस सिर्फ